Hello, good morning students. Let us revise our chapter 1 reproduction in organisms for your upcoming test. अब इस चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में लाइफ स्पैन वो पर्टिकुलर जीवन अवधि होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करती है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि लाइफ स्पैन जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स का है इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज़. मतलब उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता. चाहे कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो वो ज़्यादा से ज़्यादा साल जी सकता है. कितना भी बड़ा एक ऑर्गेनिज्म हो वो भी लंबे ज़्यादा सालों तक जी सकते हैं. जैसे मैंगो ट्री का एग्जांपल दिया है. मैंगो ट्री का शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. बट जब हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो हर जो इंडिविजुअल की डेथ है वो ज़रूरी नहीं हो ही. मतलब कुछ इंडिविजुअल्स को इमॉर्टल कहा जाता है. जैसे मतलब सभी को इमॉर्टल ही कहते हैं एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल क्यों नहीं कहते, मतलब मॉर्टल कहते हैं. जैसे अमीबा इज़ मॉर्टल क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसकी जो नेचुरल डेथ हमें नहीं देखने को मिलती. जब वो मरता है तो मतलब जब वो स्प्लिट होता है मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए वो अपनी स्प्लिटिंग शो करता है. स्प्लिट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है. उसके केस में अमीबा के केस में ना तो हमें उसकी डेड बॉडी मिलती है, मतलब पेरेंट सेल खुद ही स्प्लिट हो गया तो नेचुरल डेथ भी हमें नहीं दिखती. तो अमीबा या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज मॉर्टल. फिर इसमें क्या है नॉर्मल रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को डेवलप करते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं. दे आर सिमिलर टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. वो आइडेंटिकल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें वेरिएशंस डेवलप होते हैं. तो ऑफस्प्रिंग्स जो डेवलप हुए वो फिर ग्रो करेंगे, फिर मैच्योर होंगे और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करेंगे. यहाँ एक साइकिल चलती है बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की. रिप्रोडक्शन क्या करता है? इनेबल करता है ताकि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, उनके एग्जिस्टेंस को शो करता रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब बहुत सारे वेरिएशंस डेवलप होते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल के केस में कोई वेरिएशंस या लिटिल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने इवॉल्व किए हैं अपने ओन मैकेनिज्म किस तरह से वो मल्टीप्लाई करेंगे और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे. और वो किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट पे, उसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह सकते हो या फिजियोलॉजी पे, या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, कौन से प्लेस पे वो रहते हैं और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे. ये बेसिक चीज़ें उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं. अब इसके बेसिस पे कि कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में. एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व. अनसेक्सुअल 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और 2 पेरेंट्स, वन शुड बी मेल एंड द अदर वन शुड बी फीमेल. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करने में. अब जितने भी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू वन अनदर. एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे बट एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते पेरेंट्स के. इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो एसेक्सुअल मोड से डेवलप हों उन्हें हम कहते हैं क्लोन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. एसेक्सुअल मोड हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में. अब प्लांट्स और एनिमल्स कौन से? जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, केवल उन्हीं में. जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है. इनमें प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम. मोनेरन्स में बैक्टीरियाज. अब जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में सेल डिवीजन ही होता है सिर्फ उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है अमीबा का. अमीबा क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है. और बाइनरी फिजन एक इक्वल सेल डिवीजन है जिसमें जो सेल है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसे हम इक्वल डिवीजन भी कहते हैं. तो अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अपने अराउंड एक सिस्ट फॉर्म करता है. सिस्ट के अंदर मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करके अमीबो ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स डेवलप करता है और वो स्यूडोपोडियो स्पोर्स जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो रिलीज़ हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंसिस्टेशन फॉलोड बाय स्पोरुलेशन. तो जब फेवरेबल कंडीशन हो तो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोरुलेशन से.
कैसे करेगा? अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अपने अराउंड 3 लेयर्ड सिस्ट फॉर्म करेगा जो इसे प्रोटेक्ट करेगी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से। फिर इनकी जो स्यूडोपोडिया हैं, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाय फॉलोइंग मल्टीपल फिजन, एंड देन ये स्पोर्स अंदर ही रहेंगे जब तक कि उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स रिलीज होकर के जर्मिनेट हो जाएंगे न्यू अमीबा में। नेक्स्ट जो है ईस्ट में हमें डिवीजन अनइक्वल देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बर्ड्स अराइज करती हैं पैरेंट बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स से तब तक अटैच रहती हैं जब तक वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ना हो जाए। फिर मेंबर्स हैं जो किंगडम फंगी के या सिंपल प्लांट्स के हैं, एल्गी जैसे, वो कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से ग्रो करते हैं, जैसे जूस्पोर्स एंड कोनिडिया। जूस्पोर्स होते हैं बायोफ्लैचुलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर्स जो एल्गी यूज़ करती है फॉर रिप्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस, और कोनिडिया होते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगस में जैसे पेनिसिलियम में। बर्ड्स होती हैं हाइड्रा में और ईस्ट में। गेम्यूल्स ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं जो स्पॉन्जेस प्रोड्यूस करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहाँ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनके बॉडी के पार्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वंस। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में द प्लांट्स विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर सीड्स दे आर रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, ये ब्रायोफिलम का, जिसमें ये लीव बड्स प्रेजेंट है। ये राइजोम्स का एग्जाम्पल शो कर रहा है जिंजर में, जो उनके नोट्स होते हैं, नोट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो में आईज होती हैं। पिस्टिया ऑफसेट शो करता है, क्लस्टर ऑफ लीव्स एंड द क्लस्टर ऑफ रूट्स। और यह है अगेव जो बुलबुल के थ्रू, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करें उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। फाइन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कोई भी दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। फिर यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिक्र जो किया है वो है टेरर ऑफ बंगाल का। कौन सी वीड है, बहुत ही इन्वेसिव वीड है जो ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेती है कम्प्लीटली वाटर से और एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसे हम कहते हैं वाटर ह्यासिंथ। वाटर ह्यासिंथ ऐसी प्लांट है जो बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है वाटर के सरफेस पे, और पर्टिकुलरली पोल्यूटेड स्टेगनेंट वाटर के सरफेस पे। फाइन। तो ये जो इन्वेसिव वीड है इसके बारे में यही पूछा जाता है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर और कौन सा एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करती है। बायोटिक फैक्टर तो यहाँ पर है फिशेस, और एबायोटिक फैक्टर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम कर देती है। अब कुछ जनरल एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम के पास एडवेंटिशियस बड्स होती है उनके मार्जिन्स पे जो उनको हेल्प करती है कमर्शियल लार्ज स्केल पे ब्रायोफिलम को कल्चर करने के लिए। ये तो हो गई जनरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बातें। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फेनोमेना होता है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर सेम इंडिविजुअल से हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हो तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल या मोनोइशियस। चलो, ये गैमीट्स जो प्रोड्यूस करते हैं ये फ्यूज़ करके बनाते हैं जाइगोट, जो बाद में माइटोटिक डिविजन्स परफॉर्म करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ये काफ़ी इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, या कुछ सिमिलरिटीज़ उनमें आती हैं दोनों ही पेरेंट्स की, मेल की भी और फीमेल की भी। अब अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी सब कुछ डिफर करती है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आते हैं पे की बात करें तो सभी कॉमन सिमिलरिटीज़ शो करते हैं, सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। अब कुछ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हैं जो डिफरेंट प्लांट्स में या एनिमल्स में हमको देखने को मिलते हैं। कुछ फेजेस हैं जैसे जुवेनाइल फेज़ है, आप रिप्रोडक्टिव फेज़ है,
देन रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद सेनेसेंट फेज़ है एंड देन डेथ फेज़ है। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्टेज में गुजरना पड़ता है, जैसे ग्रोथ ऑफ मेच्योरिटी की स्टेज होती है जिसमें वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें। उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज़। इस जुवेनाइल फेज़ को प्लांट्स में हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज़, जिसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे ही जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म होगा, रिप्रोडक्टिव फेज़ आ जाएगा। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ का पता हम कैसे करेंगे? जब उनमें फ्लावर फॉर्मेशन हो जाएगी। बट फ्लावर फॉर्मेशन में भी बहुत से डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट फिनोमेना यूज़ करते हैं। जैसे बैम्बू स्पीशीज़ है, बैम्बू स्पीशीज़ जो है वो फ्लावर करते हैं 50 to 100 ईयर्स में एक बार, और बहुत सारे अमाउंट में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह दूसरा प्लांट है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीलकुरुंजी, जो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, जो ब्लू कलर की स्ट्रेचेस फॉर्म करते हैं और बहुत ही टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट भी करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ भी हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है। इसीलिए हम वहाँ काफ़ी प्लांट्स में आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि कौन सा उसका वेजिटेटिव। सिंपल आप यूँ देख सकते हैं, जब उनके लीव्स की ग्रोथ हो रही है वेजिटेटिव फेज़, फ्लावर फॉर्मेशन होने वाली है तो रिप्रोडक्टिव फेज़, फ्लावर टूट गया दैट मीन्स इट्स देयर सेनेसेंट फेज़। मतलब अब उसके सारे पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स, वो रिमूव हो जाएंगे और फिर प्लांट जो है डेथ की तरफ प्रोसीड हो जाएगा। अब कुछ एनिमल्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बर्ड्स हैं, वो सीजनली अपने एग्स देते हैं, लेकिन कैप्टिविटी अगर उन्हें स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखा जाए, एनक्लोज एनवायरनमेंट पोल्ट्री फार्म्स में, तो उनको पूरे ईयर तक वो एग्स ले कर सकते हैं। एग ले करने के लिए हम उनकी कैप्टिविटी करते हैं ताकि उसकी कमर्शियल एक्सप्लोरेशन कर सकें। इसी तरह कुछ प्लासेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें साइक्लिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये साइक्लिकल चेंजेस भी दो टाइप के होते हैं, ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल। जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, जैसे काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। वो ईस्ट्रस साइकिल फॉलो करते हैं, मीन्स इनमें एग तो रिलीज़ होता है बट दे डू नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुएशन। और जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स जिसमें हम आते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करते हैं। वो एग रिलीज़ कर देते हैं बॉडी के बाहर थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन। अब एनिमल्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ कंटिन्यूस पीरियड्स होते हैं। सीजनल जैसे डॉग है, वो पर्टिकुलर बारिश के मौसम में ही इंटरब्रीड करते हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं दे आर द कंटिन्यूस पीरियड्स। वंस ये सभी बूढ़े हो जाएंगे तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड हो जाए। रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड हो, दैट इज़ द एंड ऑफ, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद कौन सा आता है? सेनेसेंट फेज़। सेनेसेंट फेज़ में पर्टिकुलर क्या होता है, हमारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी डिटोरिएशन की तरफ चलती चली जाती है और लास्ट में डेथ रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स में इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं रिस्पॉन्सिबल? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन्स किस तरीके से आपके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, वो आपका बिहेवियर एक्सप्रेशन शो करते हैं।